साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं उस खबर की चर्चा करूंगा जो इस बात का संकेत दे रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ माने जाने वाले केरल में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये जानते हैं, बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है। ये बदलाव उसी प्रकार का है जैसा कि उत्तर पूर्व के राज्यों में देखने को मिला है, और ये पूरी की पूरी राजनीति बदलने वाला है। और ये जो खबर है ना, वो केरल से जुड़ी हुई खबर है। खबर क्या है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। कांग्रेस के पुराने नेता और दिग्गज नेता जो पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं, ए.के. एंटनी, उनके पुत्र, और ये एंटनी जो परिवार है ना, वो गांधी परिवार का सबसे खासम खास है। इनके पुत्र अनिल एंटनी ईस्टर से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और एक बात ये भी याद रखिए दोस्तों, ईस्टर ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र त्योहार है, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह ने मानव कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और ये जो एंटनी परिवार है वो ईसाई समुदाय से ही आता है। अनिल एंटनी ईसाई समुदाय से हैं, और अनिल एंटनी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना केरल में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अनिल एंटनी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की शैली और उनकी प्रतिबद्धता के कायल रहे हैं। और ये दर्शाता है दोस्तों कि चूंकि केरल में लोगों का झुकाव लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ रहा है, इसी वजह से अनिल एंटनी इस बात को भी समझ रहे हैं, भांप रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा समझ रहे हैं, जो ज़मीन से इस समय जुड़ी हुई नहीं है। और इसीलिए अनिल एंटनी ने, जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी ना फरवरी महीने में, उस समय उन्होंने कांग्रेस की लाइन से अलग लाइन लेते हुए इसका विरोध किया था। आप एक बात ध्यान रखिए, कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन कर रही थी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का, और उस समय अनिल एंटनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीबीसी का भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया रखने का एक लंबा इतिहास है, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। और इस विरोध के बाद अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था। और इस मुद्दे पर तो मैं ये भी देख रहा था दोस्तों कि जब रिसर्च कर रहा था कि लेफ्ट पार्टियां बड़ी गदगद हैं कि अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दिया। अब क्यों गदगद है, मतलब समझना अगर चाहें तो उसे लगता है कि उसकी विरोधी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, और इसी वजह से लेफ्ट पार्टियां बड़ी गदगद हैं, कमज़ोर होने दो। लेकिन चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि भारतीय जनता पार्टी निगेटिव राजनीति में इतना विश्वास नहीं करती है। वो ये नहीं चाहती कि किसी और वजह से ये पार्टी कमज़ोर हो जाए, वो खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। और इसी वजह से अनिल एंटनी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनिल एंटनी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घटना कितनी बड़ी घटना है कांग्रेस के लिए, केरल की राजनीति के लिए, ये समझना हो तो उनके पिता के बयान को आपको देखना पड़ेगा, उसी में नजर आएगा। क्योंकि वो अनिल एंटनी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों, ये उनका दर्द है। और उनके इस बयान से ये भी साफ है कि समाज में आ रहे बदलाव विशेष रूप से केरल में कितना बड़ा हो रहा है, और उनको ये वचन देना पड़ रहा है अनिल एंटनी के पिता को, ए.के. एंटनी को, कि वो मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे। लेकिन बोलने से क्या होता है, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं वो तो कुछ और इशारा कर रही हैं, और इस बात को सिर्फ अनिल एंटनी नहीं, उनके पिताजी भी महसूस कर रहे हैं। क्यों, ये मैं आपको दिखाता हूं। कुछ दिन पहले केरल में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया और कांग्रेस को सलाह दी थी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को चुनौती खड़ी करनी है तो हिंदुओं को साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट से अब भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव है। एक समय था
कि जब अल्पसंख्यकों के वोट के लिए सारी पार्टियां भागती थी, तमाम तरीके की तुष्टीकरण की नीति देखी जाती थी। अब ये अल्पसंख्यक समुदाय से लोग बोल रहे हैं कि आपको बहुसंख्यक समाज को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते, और यही ए.के. एंटनी समझा रहे थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली ये केरल में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखा रही है, जो अनिल एंटनी के कदमों से नजर आता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि चलो भैया, पीएम मोदी का आकर्षण बढ़ रहा है, अनिल एंटनी भाजपा में आ गए, तो होगा क्या? तो क्या होगा, इसका भी उत्तर मैं आपको दे देता हूं। जिस प्रकार से उत्तर पूर्व के राज्यों में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, तो उसी हेमंत बिस्व शर्मा के रोल को केरल में अनिल एंटनी प्ले करने वाले हैं। कैसे? 2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद 2016 के चुनाव से हेमंत बिस्व शर्मा ने उत्तर पूर्व के राज्यों में एक विश्वस्त सिपाही के तौर पर काम किया, और याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और आप याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? हिंदी क्षेत्रों की पार्टी है, काउ बेल्ट की पार्टी है। लेकिन दूसरे राज्यों में तो ये पार्टी फैली ही, उत्तर पूर्व के राज्यों में देखिए, जमीनी हकीकत से पार्टी को जोड़ दिया और वहां की नेचुरल पार्टी बना दिया, वहां सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी काम किया, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक नेता ने सब कुछ कर दिया। पीएम वहां 50 से अधिक यात्राएं कर चुके हैं। अब तक के इतिहास में सारे प्रधानमंत्री मिलकर जितनी यात्राएं उत्तर पूर्व के राज्यों में नहीं किए होंगे, उससे भी अधिक प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। अपने अधिकारियों, अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आप जाकर वहां काम कीजिए। और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने मेहनत की, क्योंकि नेता भी तो चाहिए वहां पर, और इसका असर आपको 2 मार्च के चुनावी नतीजों में दिखा। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में या तो उसकी अपनी सरकार है या वो सरकार के साथ खड़ी है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो उत्तर पूर्व के राज्य है ना, वहाँ ईसाई समुदाय बहुतायत में है। कई राज्यों में तो उन्हीं की आबादी है, और उन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस का सफाया हो रहा है, तो इसका मतलब तो है ना कि मोदी जी की लोकप्रियता तो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। अब जो फॉर्मूला उत्तर पूर्व के राज्यों में अपनाया गया, वही फॉर्मूला केरल में भी अपनाया जा रहा है। और इसी वजह से ईसाई समुदाय अब बाकी पार्टियों से कट रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नजदीकियों को महसूस कर रहा है, और पार्टी का संगठन भी उन्हें जोड़ने के लिए काम कर रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां समझना जरूरी है कि केरल के ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच एक गहरी खाई पैदा हो रही है। और ये खाई जानते हैं क्यों पैदा हो रही है? लव जिहाद के चक्कर में। अभी आपने एक ब्रिटेन की खबर देखी होगी, वहाँ पर भी इस तरह का मामला उठा है, उस पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन केरल में लव जिहाद के चक्कर में ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच गहरी खाई पैदा हो गई है। ईसाई समुदाय अपने आप को केरल में पीड़ित और सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और इसी वजह से केरल का ईसाई समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ईसाई समुदाय अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आकर्षित हो रहा है। अभी हाल की एक घटना बताता हूं। हाल ही में केरल के ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्हें केरल के चर्च में आने का निमंत्रण भी दिया। यानी उत्तर पूर्व के राज्यों में कांग्रेस के सफाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी का केरल के लिए विजन एकदम स्पष्ट है। उनकी रणनीति तैयार है, जिसमें अनिल एंटनी का आना एक महत्वपूर्ण घटना है। अब दोस्तों, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, क्रिश्चियन समुदाय की बात हो रही है, तो तमिलनाडु की चर्चा भी करना जरूरी है। वहां की राजनीति को भी ध्यान में रखिए, जहां अन्नामलाई के नेतृत्व में
भाजपा का तूफान डीएमके और स्टालिन को परेशान कर रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि जब वहां पर स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ईसाई समुदाय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसी भगवान या ईश्वर के नाम पर शपथ नहीं ली, खुद को नास्तिक बताया। लेकिन देखिए, जैसे ही उनके बेटे का नाम है उदयनिधि स्टालिन, वो मंत्री बनते हैं तो खुलकर कहते हैं कि मैं ईसाई हूं। भैया, इसमें कोई बुराई है क्या? लेकिन आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं बताया? जब आपके पिताजी शपथ ले रहे थे तो शपथ में क्यों नहीं दर्शाया? लेकिन वोट बैंक का मसला है ना। और ईसाई समुदाय के लिए आप देखिए कई योजनाएं चला दी। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे ना ईसाइयों के लिए, वो भी खतरे में पड़ गया है। ईसाई समुदाय उनसे चिटक रहा है और यही वजह है कि दो समुदायों के बीच सियासी झगड़ा लगाने के लिए कई ऐसे फैसले किए गए हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने सियासी वजहों से ही सिर्फ आरएसएस के मार्च पर रोक लगा दी। वो जो सारी भगवा कहानी गढ़ते हैं ना, उसी के आधार पे। लेकिन आप देखिए, मद्रास हाईकोर्ट में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी जो इनके समुदाय के लोग हैं वो भी छिटक रहे हैं और हिंदू समुदाय को तो वो तकलीफ दे ही रहे हैं। और यही वजह है कि अभी हाल की एक घटना आपको बताता हूं। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, आपने देखा होगा कि उसके खिलाफ तमाम तरह की धाराएं बिहार में, तमिलनाडु में लगाई गई और एनएसए तक लगा दिया गया। अब आप सोचिए, ये सारी हरकतें कौन करता है, कब करता है? निश्चित रूप से जब आपको इस बात का डर होता है। वरना इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं में मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि लेफ्ट लिबरल गैंग को यूं ही छोड़ दिया जाता है। और एक सिर्फ यूट्यूबर पर इतनी बड़ी धाराएं लगाना इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे वहाँ की पार्टियां महसूस तो कर रही हैं लेकिन जता नहीं रही हैं। साथियों, भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक उद्भव के लिए ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर राज्य में राजनीतिक रूप से डबल इंजन की सरकार बने। और याद रखिए, राज्यों में सरकार बनाने के लिए वहां की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना, उसे लागू करना, भारत की सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए उठाया गया ही एक कदम है। हो सकता है कई लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन आप अगर समग्र रूप से समझें तो सनातन संस्कृति की परंपरा भी तो यही है। हर समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़े रखना, उसे बिल्कुल इंक्लूसिव तरीके से काम करना, यही सबसे बड़ी चेतना का काम है। और प्रधानमंत्री मोदी बड़ी ही जैसे कहते हैं ना, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ इस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।